हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी जीएल स्टोरी टेलर और राइटर। बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 68। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। सौम्या को दिखाते हैं जो कि रूम से बाहर आ गई थी, क्योंकि यार बेचारी फंस चुकी थी वो पूरी तरह उस जंजाल में। वो जैसे हॉल में आती है, यहाँ दादी, यार दादी और सारे लोग खड़े थे गुस्से में और सबकी नज़र सौम्या पे। सौम्या नीचे आके कहती है, दादी क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ। वो कहती है, क्या हुआ, तुमको पता है तुमने क्या किया है। मुझे बेवकूफ़ बनाने चली थी। तो मुझे साफ साफ बता दो, आज तुम्हें उसके पल्लू से बंधे रहना है या फिर हमारे नाम की तुम्हें एक भी पड़ी है। सौम्या कहती है, बट दादी वो बात वहाँ क्लियर हो चुकी है पहले से। आपको पता है हमने सब निपटा तो दिया था, अब क्या। उसने माफ़ी मांगी तो थी, फिर क्या फ़ायदा होता वहाँ रुक के। वो कहती है, माफ़ी यही शब्द तो हमारे काम में नहीं आता है, ना दी जाती है माफ़ी किसी को। आज तुम्हारे फैसले में माफ़ी शब्द क्या जुड़ा। तुम्हारे जाते ही वो बगावत पे उतर आया। तुम तो वहाँ से अपनी बीवी के डर से भाग के आ गई। पता भी है किस तरह सब संभाला है हमने। एंड मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि ये सब तुमने करवाया है। सौम्या शॉक्ड। वो कहती है, क्या बगावत पे उतर आए, उसकी इतनी हिम्मत। थोड़ा खामोश क्या रहना हुआ। उसने बस इतना ही कहा था। यहाँ दादी कहती है, ऐसे तो तुम बनो मत। तुमने ही उसे और उसके घर वालों को यहाँ से भगाने में मदद की है। तुमने ही उसे वो रास्ता बताया है जहाँ से वो जा सकता था, वरना आज कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं। और तुम वहाँ से इस तरह आ गई जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बाकियों से तो सब छुप सकता है, मुझसे नहीं, समझी तुम। और मुझे ये अच्छे से पता है और तुम भी मुझे ये अच्छे से जानती हो कि ये सब मुझसे नहीं छुपेगा। और मुझे ये भी पता है तुमने ये किसके डर से किया है, किसको खुश करने के लिए किया है। लेकिन अफसोस, तुम जो दाव खेल ली हो, तुम ये भूल गई हो सामने कौन खड़ा है। ये सब मेरे लिए आम बात नहीं है। तुमने उनको पकड़ लिया और उनको जाने दिया, एंड हमने उनका रास्ता रोक के फिर उन्हें वहीं पे ला खड़ा किया है। हमसे नहीं बच सकते हैं वो अब। और हाँ, ये लो। और वो एकदम फेंकती है गन सौम्या के हाथ में और सौम्या उसे कैच करती है। और दादी सेट की, जाओ अब तुम खुद जाके उनका फैसला करोगी। सौम्या के हाथ आज पहली बार कांपते हैं यार। उससे ये बिल्कुल खबर नहीं थी कि दादी को सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसने उनको भगा दिया वहाँ से। पहली बार वो कहती है, दादी ठीक है उसका कसूर है, लेकिन उसके घर वालों का क्या। दादी कुछ कहती ही नहीं और वहाँ से चली जाती है। उनका फैसला क्लियर था। यहाँ सौम्या का दिमाग खराब, पूरी तरह खराब यार। वो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। और अब हमें बहुत टाइम के बाद दिखाते हैं, रात के लगभग 3 बज गए थे। रिद्धि सौम्या का वेट करते करते बेड में ही लेट गई थी। यहाँ 3 बजे धीरे से डोर ओपन होता है। सौम्या अंदर आती है। उसे रिद्धि का डर था, उसे लगता है रिद्धि सो गई। और जैसे अंदर आती है, देखती है भाई पूरा रूम बिखरा पड़ा था। वो सारे गुलाब जो सौम्या ने भेजे थे फर्श पे तोड़ के बिखेर दिए गए थे। सौम्या समझ जाती है कि अगेन गुस्सा हो गई है मैडम जी। सौम्या धीरे धीरे बेड में आती है क्योंकि वो भी बहुत थक गई थी और रिद्धि के पास आके सो जाती है। उसने शूज़ भी रिमूव नहीं किए थे। वो साइड में रखा लैम्प बंद करती है, ऑफ करती है और रिद्धि को हक करके कहती है, आई लव यू जान, आई एम सॉरी। और वो ना सो जाती है। रिद्धि को एहसास हो गया था कि सौम्या अंदर आ गई है और उसे हक कर सो भी गई है। रिद्धि कुछ नहीं कहती, ना ही कुछ करती है। ऐसे ही सौम्या जल्दी से सो जाती है थकान की वजह से। एंड अब बहुत टाइम के बाद रिद्धि मुड़ती है पीछे। सौम्या ने अभी भी रिद्धि को नहीं छोड़ा था और रिद्धि को फील होता है कि उसने शूज़ भी रिमूव नहीं किए हैं।
रिधि लंबी सांस लेती है और खुद सौम्या का हाथ अपनी टमी से हटा के उठ जाती है और उसके पैरों के पास आके उसके शूज रिमूव करती है। हाय, रात के अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था साफ साफ, लेकिन सौम्या की थकान उसे महसूस हो गई थी। वो अगेन बेड में आके सो जाती है और सौम्या कुछ देर के बाद नींद में ही रिधि को अपनी ओर करती है और अगेन अपने और खींच के ना उसे हक करती है टाइट और अगेन सो जाती है। यहाँ अब दिखाते हैं सुबह का सीन, जहाँ रिधि उठती है। पहले उसे गुस्सा था अभी भी रात का, वो उठ के सौम्या को नहीं देखती, सीधे चली जाती है सावर लेने। फिर बाहर आती है और अब देखती है वो अभी भी सोई थी। रिधि रेडी होके नीचे आती है हॉल में और जैसे आती है ना, वो देखती है दादी और सब भाई लोगों को। वो ना बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको लगता है रिधि जैसे सौम्या को बनाना चाहती है, वैसा कभी नहीं होगा। देखो आज उसकी बात काट के कैसे उसने हमारा साथ दिया, तो वो लोग ना खुश थे बहुत। और जैसे दादी की नज़र इन पे पड़ती है, रिधि पे, रिधि की नज़र दादी लोगों पे पड़ती है, उससे डाउट होता है कि यार ये क्या बात है। उसे ये भी पता नहीं था रात को ना सौम्या कहाँ गई थी। वो कहती है कि इतनी खुश थी, जब से मैं आई हूँ तब से तो यहाँ सबका मुंह बना हुआ है। आज सब इतने खुश क्यों। दादी रिधि को देखती है और जानबूझ के अपने और नातियों को कहती है, वाह, कल रात को पता चला हमें कि हमारी सौम्या शेर है, उसे कोई कितना भी काबू करना चाहे नहीं कर सकता है। उसके एक इशारे पे सब चलते हैं, भले कोई कितना भी उछल ले, शेर को रोकना नामुमकिन है। रिधि को पता था ये उसके लिए है, फिर भी वो किचन की ओर बढ़ती है क्योंकि वो सब इग्नोर कर रही थी। तभी भाई कहता है, हाँ दादी, सही कहा आपने, अब सब पहले जैसा होगा। सौम्या ने वादा किया है आपसे। और वैसे आज आपको बता दूँ, ससुर जी और मेरी साली आ रही है, तो उनके लिए खाने के लिए आपने सबको बता दिया ना उनकी फेवरेट चीज़ें। दादी कहती है, बोला है, लेकिन दिशा का फ़ोन आ गया था पहले ही। वो कह रही थी सौम्या के लिए वो ही लेके आएगी आज खाना, बाकियों के लिए बहुएं बना रही है। रिधि जी ऐसे सुनती है ना, आउट ऑफ कंट्रोल होता है भाई उससे ये वाली बात। या तो वो इग्नोर करके जा रही थी, इसके कदम ना इस बात पे रुक जाते हैं और शेरनी दहाड़े और जख्म ना दे, हो ही नहीं सकता। और जल्दी से इनके सामने आके कहती है, और वो उसके लिए खाना क्यों लाएगी। दादी अब देखती है रिधि को और सब लोग भी। एंड दादी कहती है, क्योंकि उसकी होने वाली बीवी को राजनीति और मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं आता है, इसीलिए वो लाएगी। रिधि कहती है, जो भी है, अभी आपने देखा कहाँ है मेरे सियासती दाव पेच, बच के रहे ना, कहीं मेरा एक बार सबकी नींव न हिला दे। और उस लड़की को सौम्या से दूर ही रखना। शम, ये वाला खेलना मेरे साथ मत खेलना, ये वाली चाल मेरे साथ मत चलना, मैं सबका जीना हराम कर दूंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं कैसी हूँ। दादी के हाथ सोफे में जम जाते हैं और कुछ कहती। यहाँ बड़ा भाई कहता है, रिधि जुबान संभाल के बात कर, दादी के साथ तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, अपने हदें मत भूलो। रिधि देखती है उसे और कहती है, मेरी हदें है भी नहीं, ना प्यार में ना ही तकरार में। एंड खाना माय फूड अगर मेरे दिल पे वार करने की सोची तो तुम सब बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा। और ये बात तुम लोगों को भली भांति पता है। दादी कहती है, हाँ तो फिर जा किचन में जाके सीख बीवी होती कैसी है। रिधि ना स्माइल करती है और कहती है, मैं किचन में रहने वाली नहीं हूँ, मैं इसके लिए नहीं बनी। बीवी सिर्फ किचन के लिए और कमरे में सुकून देने के लिए नहीं होती है, समझे आप लोग। इन जैसे कायरों लोगों के लिए, इन जैसे कायर लोगों की ये सोच होती है, मेरी या मेरी सौम्या की नहीं। रही बात उसकी और मेरी, सौम्या की और मेरी, हम दोनों कैसे भी खाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे, लेकिन किसी के हाथ का खाना मैं उससे खाने नहीं दूंगी। और वो डायरेक्ट आ जाती है वहाँ से किचन में। यहाँ दादी देखती है भाई को, उन्हें बहुत गुस्सा था और वो कहती है, आज ही पंडित जी को बुला लो, आज ही पंडित जी को बुला लो, इसके पर जल्द से जल्द काटने पड़ेंगे। हम सौम्या के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं और सौम्या का विश्वास जीतने के लिए इनकी शादी करवाने का नाटक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद तुम लोगों को क्या समझाया है मैंने,
अपने अकॉर्डिंग ही चलना सब, ठीक है। और देख रहे हो क्या साजिश रची जा रही है। और यहाँ रिद्धि जैसे किचन में आती है, वो देखती है वहाँ सब थे, ताई, भाभी और उनके घर में आज पता क्या बन रहा था, नॉन वेज। भाई जो रिद्धि का ना दुश्मन था, रिद्धि का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है। जैसे वो देखती है उसकी रूह कांप जाती है, उसे इस चीज़ से एलर्जी थी, उसकी हिम्मत नहीं बनती वो डोर से अंदर जाए। रिद्धि वहीं पे खुद को शांत करके बुलाती है सर्वेंट को। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा वजन था। उसके एक इशारे पे 10 सर्वेंट खड़े हो जाते हैं। यहाँ उसकी आवाज़ से सारे घर वाले, भाभी और ताई लोग देखते हैं रिद्धि को कि इससे क्या हुआ। रिद्धि कहती है जल्दी जाओ और ये सारी गंदगी साफ करो, बाहर फेंको यहाँ से। और सब शॉक्ड। यहाँ ताई ना पागल हो जाती है, वो कहती है पागल हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। रिद्धि ना उन्हें मुंह भी नहीं लगाती है और देखती है सर्वेंट को और कहती है मैंने क्या बोला है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, जाके ये सब बाहर फेंको। और ताई आप मेरे से मत उलझना, कल मैं खामोश थी, आज खामोश नहीं रहूंगी। वो कहती है किस हक से तुम इस घर के सारे फैसले ले रही हो। पहले तक तुम्हारा दिमाग सिर्फ अपनी दादागिरी झाड़ने में चलता था और अब हुकूमत करना चाहती हो, रसोई में भी। रिद्धि स्माइल करती है और कहती है एक बात बोलूँगी, अगर आपके पास दिमाग है तो समझ जाना, जो नजरें तख्त पे रखते हैं वो जूता नहीं लेते हैं। रही बात हक की, तो सौम्या के हक से आप जानती हो कि मेरा क्या हक होता है, या मेरा याद दिलाऊं। और आज के बाद अगर मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ बोला, ये मत समझना मैं सौम्या के दम से ये सब बोल रही हूँ। अगर आज के बाद आपने मेरे खिलाफ या मुझे एक भी लफ्ज़ बोला तो मैं ना 7 पुश्तें याद करवा दूंगी आपकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें भाभी लोग झेल सकती है, मैं नहीं। और शायद मैं इसे भी बदल दूंगी, इस रिवाज को भी ख़त्म करके जाऊंगी यहाँ से। और तुम लोग जाओ जल्दी और इसे क्लीन करो। और वो लोग ना ताई के डर से हिल भी नहीं रहे थे। और ताई के चेहरे पे स्माइल आती है और वो कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खाना बनाने से रोकती हो आज, और आज यही बनेगा। रिद्धि कुछ और कहती। रिद्धि के कानों में एक आवाज़ आती है, रिद्धि क्या हुआ। और रिद्धि मुड़ती है पीछे, सॉरी वो ना पीछे भी नहीं मुड़ती है। इन वहाँ थी सौम्या, जो जैसे उठी थी ना, कहीं नहीं देखती यार, डायरेक्ट नीचे आती है। उससे याद था कि रिद्धि कैसी है, कहीं चली ना जाए। उससे ये भी डर था कि कहीं चली ना जाए। और जैसे वो किचन से आवाज़ सुनती है उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है। और फिर वो बिल्कुल इधर उधर नहीं देखती और सीधे आके रिद्धि की साइड खड़ी हो जाती है और देखती है रिद्धि को और कहती है क्या हुआ, और तुम सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो, कुछ चाहिए था तो मुझे बोलती। रिद्धि कहती है लास्ट वाली बोल रही हूँ तुम लोगों को, इसे क्लीन करोगे या नहीं। यहाँ ताई कहती है सब कुछ तुम्हारे इशारों पे नहीं चलेगा, समझी तुम। भाई सौम्या पे जो आग लगती है ना, इसका बस एक लुक और ताई के हाथ कांप जाते हैं। सौम्या कहती है क्या इनके इशारे पे नहीं चलेगा, सब कुछ इसके ही इशारे पे चलेगा। जब मैं इनकी बात नहीं काट सकती तो किसी की क्या हैसियत है। ताई कहती है ओ अब तुम अपनी बीवी के लिए अपनी बड़ी माँ को भी। सौम्या कहती है बस करो बड़ी माँ, वो भाभी नहीं है जो आपका हर उल्टा सीधा कहा माने, हर जुल्म सहे। मुझे पता है किस तरह सब होता है इस घर में। और तुम लोग आज के बाद अगर एक लफ्ज़ पूरा होने के बाद अपना काम नहीं किया तुम लोगों ने, तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। ऐसा सजा दूंगी तुम्हें। वो लोग ना डरते हुए अपने काम पे लग जाते हैं और ताई ना गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि ना उनकी ईगो पे वार हुआ था, उनको गुस्सा था बहुत। और सौम्या रिद्धि को कहती है जान आप भी गुस्सा हो रात के लिए, सॉरी ना। रिद्धि कहती है नहीं हूँ मैं गुस्सा, और रात वाली बात तो याद दिलाओ ही मत सच में, वरना मैं ना क्या कर जाऊँगी। सौम्या कहती है ओके सॉरी जान। और भाभी आप लोग आज रेस्ट करो ना, मुझे लगता है हमें कहीं से मंगवाना चाहिए खाना, है ना।
रिद्धि कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए कोई खाना लेके आ रही है आज। सौम्या कहती है कौन जान? रिद्धि कहती है कौन? जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सौम्या कहती है नो बेबी प्लीज, परसों का अभी भी स्वाद जुबान से नहीं गया है, अब रहम कर लो मुझ पे और घर वालों पे भी। रिद्धि कहती है मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ, तुम्हारे घर वालों को नहीं खिला रही हूँ बना बना के, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ। सौम्या कहती है व्हाट जान, ये मेहरबानी सिर्फ मेरे लिए, लेकिन क्यों? प्लीज़ नहीं बेबी, देखो ये गलत बात है जान। रिद्धि अब जवाब नहीं देती और आ जाती है किचन के अंदर और कहती भाभी आप लोग ना मुझे रोटी बनाने को दीजिए जैसे रात को दी थी। भाभी लोग भी ना दे देते हैं, लेकिन वो ना बहुत अच्छे थे, वो रिद्धि का हर ख्याल रखते थे। उससे नहीं आता था ना तो उन्हें प्यार से सिखा रही थी। और तभी सौम्या ना जल्दी से स्लैब में बैठ जाती है रिद्धि के बगल में और कहती है ठीक है, मैं भी देखूंगी क्या बन रहा है आज। रिद्धि कहती है मर्जी तुम्हारी। और अब हमें दिखाते हैं सिया को, जो अपने रूम में थी। उसे ना अजीब लगता है क्योंकि कल रात को जब आवाज़ आई थी तो सिया अपने रूम से बाहर निकली थी। उसने दादी और सौम्या की बातें सुनी थी कॉरिडोर से, और वो रात भर नहीं सो पाई थी यार। उससे बस सौम्या का ख्याल था, उसे सौम्या से मिलना था। और जैसे डोर खोलती है ना सुबह बाहर निकलने के लिए, वो पूरी तरह हैरान हो जाती है क्योंकि उसके रूम के सामने एसआर के वाली स्टाइल में तनु खड़ी थी, हाथों में गिटार लिए। हाय देख रहे हो? और कहती है कैसे लग रही हूँ मैं? सिया उसे घूरती है और कहती ये गिटार तो शायद। तनु कहती है हाँ पता है उसका है, अब ना उसको साइड में रखो, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो समझी तुम। और वो दोस्त है ना तुम्हारी, तुमने उसकी बेसुरी आवाज़ सुनी, अब मेरी सुनो, मतलब मेरी अच्छी है उसकी बेसुरी है समझी तुम। सिया कहती प्लीज़ देखिए सुबह सुबह ये सब गाना मत सुनाइए, आई प्रॉमिस मैं पक्का बाद में सुनूंगी। तनु कहती है झूठी, मेरी चीज़ें बकवास हो गई है ना, और उसकी देखो सिया प्लीज सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा गाना लिखा है, पता भी है कल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैंने अभी देखा वो यहाँ नहीं है अपने रूम में। अगर उसने अपना गिटार मेरे पास देखा मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, और अगर तुमने नहीं सुना आई स्वेयर मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। और वो जल्दी से रेलिंग में चलने लगती है। यहाँ सिया अपने सर पे ना फोरहेड पे अपने हाथ से मारती है और घबरा जाती है, और जल्दी से ना तनु का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है ओके ठीक है ऐसे तो मत करो, और ठीक है सुनाओ मैं सुन लूँगी। तनु कहती है सच्ची? सिया कहती है हाँ मुझे। तनु खुश हो जाती है, उसने सिया के लिए बहुत प्यारा गाना लिखा था, और तनु फुल वाइब लेके आंखें क्लोज करती है और रोमांटिक वे में गिटार को होल्ड कर आंखें बंद कर सिया को और खुद को इमेजिन कर गाना शुरू करती है। बहुत प्यारा सा, प्यारा मतलब आप सब समझ रहे हो ना। वो गाना कुछ इस तरह था कि मैं हूँ तनु और तुम हो सिया, तुम मेरी रानी मैं तुम्हारा पिया, बन जाते हैं हम दोनों एक, मिलके करेंगे सारे काम नेक, बन जाते हैं हम दोनों एक, मिलके करेंगे सारे काम नेक, आता नहीं मुझे गाना, फिर कर रही हूँ कोशिश बनाने को खाना, तेरे कहने से रातों को दिन कर लूँ, तेरे कहने से तारों को डिम कर लूँ, तेरे कदमों में रख लूँ जहाँ की खुशियाँ, मैं तेरी तनु तू मेरी सिया। हाय बेचारी के लिरिक्स जैसे भी हो, दिल पे फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल की थी यार। बट सिया वो तिरछी निगाहों से उसे घूरे जा रही थी कि क्या बोले जा रही है भाई। यह तनु ये ख़त्म करके बिल्कुल आइज ओपन नहीं करती है और कहती है सिया बोलो ना कि कैसे लगा, और वो कुछ और कहती है यार। तनु को ना पीछे से हक कर लेती है कोई, और तनु के हाथ कांप जाते हैं। मतलब जो गिटार था ना इसकी धुन अपने आप बजने लगती है और तनु के दिल का रिदम हिल जाता है, तनु की जुबान लड़खड़ा जाती है और चेहरे पे स्माइल आती है। तनु कहते हैं सिया तुमको इतना पसंद आया जान, इतना अच्छा लगा तो फ्रेंड से हक कर लेती, लेकिन कोई बात नहीं, तो तुम कहीं से भी कर सकती हो, कहीं से भी जान। और तनु का ये कहना था और लड़की एकदम तनु को हक से रिलीज करती है और तनु की आंखें एक झटके में खुल जाती है, ये कहते हुए कि जान तो तुम करो ना,
दोबारा करो, क्यों हट गई? और जैसे तनु की आइज खुली थी ना, तनु के पैरों के नीचे से जमीन गायब, क्योंकि सिया थी उसके सामने, जो उसे हैरानी से देखे जा रही थी। और तनु की आंखें ढक्कन बन जाती है। वो कहती तुम यहाँ हो तो, और वो एकदम मुड़ती है पीछे, और वहाँ थी दिशा, देख रहे हो। और जैसे तनु दिशा को देखती है, उसे दिशा विशा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अगेन देखती है सिया को और कहती मैं इसे नहीं जानती हूँ, गलत मत सोचना हाँ प्लीज। और तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट इंसान देखा नहीं, और डोरे डाल रही हो, वो भी मेरी सिया के सामने। यहाँ दिशा का पारा गर्म हो जाता है। वो कहती ओ हेलो, किस गलत फहमी में हो तुम? और तुम हो कौन वैसे? हाँ हो कौन तुम? और गुड लुकिंग, स्मार्ट, और तुम माय फुट। और ये सौम्या का गिटार है, जिसे वो किसी को नहीं देती। और मुझे लगा तुम सौम्या हो। और तनु का अभी दिमाग खराब हो जाता है सौम्या के नाम से। तभी तो बोलूँ, वो कहती ना कि दिशा कहती कि तभी तो बोलूँ मैं कि ये हो ही नहीं सकती है मेरी सौम्या, बट उसका गिटार कैसे तुमने ले लिया? तनु कहती है किससे कंपेयर कर रही हो मुझे? उस सौम्या से। तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन? एक जानवर से कंपेयर कर देती, गधे से कंपेयर कर देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे कंपेयर करने की मुझे? सियाना दिशा को पहचान गई थी, क्योंकि उस दिन वह सौम्या के साथ जो खड़ी थी। यहाँ दिशा कहती है तुम गधे ही हो, लग गया मुझे। और जंगली किससे बोला? किससे बोला? तुम्हारी 7 पुश्तें याद दिला देंगी वो। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था मैंने, जो तुमसे मुलाकात हो गई। तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, उसे इतना गुस्सा आता है ना, वो एकदम दिशा का हाथ पकड़ के उसे रफली पलटा के उसका हाथ उसकी बैक पे लॉक करती है। और सिया सॉफ्ट, उससे ये सब पसंद नहीं था। तनु उसका हाथ उसकी कमर पे लॉक करके कहती है जुबान संभाल के, आइंदा याद रखना किससे उलझ रही हो तुम, वरना ये हाथ तोड़ के ना देख लेना। यहाँ सिया गुस्से में तनु का हाथ दिशा से हटा के कुछ नहीं कहती, बट हटा देती है। और अब तनु को फील होता है कि उसने क्या कर डाला, वो भी किसके सामने। वो जल्दी से सिया को कहती है सिया आई एम सॉरी, सिया सॉरी प्लीज, मुझे नहीं पता था ये तुम कहो तो माफ़ी मांग लेती हूँ। आई एम सॉरी बहन। दिशा ना जल्दी से पलट के एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है तनु को, और अपनी कलाई सहलाते हुए वहाँ से चली आती है नीचे। यहाँ तनु का दिल ही खराब था किस्मत के साथ साथ। वो देखती है सिया को अपने गाल पे हाथ लगाए और कहती जान उसने भी तो कर लिया ना, अब तो हिसाब बराबर। सिया कुछ जवाब नहीं देती। सिया वहाँ से चली आती है, उसे अच्छा नहीं लगता। तनु ने उसकी कलाई पकड़ी, वो भी इतनी रफली। यहाँ तनु विद गिटार वहीं खड़ी रह जाती है। यहाँ किचन का सीन दिखाते हैं, जहाँ रिद्धि रोटी बेल रही थी और सौम्या स्लैब में बैठी उसे सता रही थी। और सौम्या के गालों पे एक निशान भी था, आटे की छाप के साथ छपी उंगलियां, समझ रहे हो? थप्पड़ लगी थी यार उसे, बट फिर भी वो रिद्धि को तंग कर रही थी। इनकी प्यारी नोकझोंक चल रही थी। रिद्धि को ना पसीना आ रहा था। सौम्या कहती है जान रुकिए, हाँ मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। रिद्धि कहती है राजा जल्दी लाओ ना प्लीज। सौम्या जल्दी से स्लैब से उतरती है और अपने कपड़े सेट करती है। और वो बस ऐसे ही कर रही थी कि सौम्या के लंका लगने वाली थी। एक आवाज़ से ही उसे आगाज हो जाता है। वो आवाज़ ऐसी थी कि सौम्या आप यहाँ हो, मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ रही हूँ। आप तो कभी किचन में नहीं आते थे। और सौम्या फ्रीज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो देखती है सामने और वो बेचारी को समझती। दिशा भाग के सौम्या के सीने से लग जाती है और सौम्या कुछ नहीं करती भाई, कुछ नहीं। दूसरे ही पल उसकी नजर जाती है रिद्धि पे। एंड रिद्धि का रिएक्शन आपको पता है क्या होने वाला है, और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।